वेलकम स्टूडेंट्स। अप्लाइड फिजिक्स 1 की क्लास में चैप्टर 4 रोटेशनल मोशन घूर्णन गति, और इस चैप्टर में आज हम इस लेक्चर में रोलिंग ऑफ ए बॉडी ऑन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग यानी आनत तल पर बिना फिसले किसी पिंड के लुढ़कने वाली गति, तो लुढ़कने की कंडीशन यहाँ निकाली जाएगी, फ्रिक्शन फोर्स निकाला जाएगा, और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स स्फीयर, सॉलिड सिलेंडर एंड हॉलो स्फीयर, इनके लिए हम कंडीशन निकालेंगे कि क्या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिनिमम होना चाहिए जिससे ये इस इंक्लाइंड प्लेन पर लुढ़कें। और इसके बाद फ्लाई व्हील यानी गतिपालक चक्र। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रोलिंग ऑफ ए बॉडी ऑन इंक्लाइंड प्लेन विदाउट स्लिपिंग, आनत तल पर बिना फिसले किसी पिंड का लुढ़कना। तो एक ऑब्जेक्ट जो कि यहाँ पर रोटेट कर सकती है यानी घूर्णन गति कर सकती है, और इसको हम इंक्लाइंड प्लेन जो कि थीटा डिग्री पर इंक्लाइंड है, इस इंक्लाइंड प्लेन पर ऑब्जेक्ट को रखे हैं, और ऑब्जेक्ट अपने भार के कारण, भार mg इधर काम कर रहा है, mg साइन थीटा, ये इंक्लाइंड प्लेन की डायरेक्शन में नीचे की ओर mg कॉस थीटा, इंक्लाइंड प्लेन के लंबवत नीचे की ओर, और नॉर्मल यानी अभिलंब प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर काम कर रहा है इस इंक्लाइंड प्लेन के लंबवत। और हम यहाँ पर n लिए हुए हैं प्रतिक्रिया बल को, और कैपिटल R ये इसकी रेडियस है जो बॉडी लुढ़क रहा है, और इसका द्रव्यमान मास कैपिटल M है। तो लेट ए बॉडी राउंड बॉडी ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R इज रोलिंग ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन, दैट इज प्लेन इंक्लाइंड एट एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। माना M द्रव्यमान तथा R त्रिज्या का एक पिंड किसी थीटा कोण पर झुके तल पर या थीटा कोण पर झुके आनत तल पर नीचे की ओर A त्वरण से गति कर रहा है। तो ये जो लुढ़कने वाला पिंड है ये A एक्सेलरेशन से नीचे की ओर गति कर रहा है, तो इस पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, ma, और नेट फोर्स का सपोर्ट कौन करेगा, mg साइन थीटा, और इसका विरोध कौन करेगा, फ्रिक्शन फोर्स Fs, और इस दिशा में बल देखेंगे नॉर्मल रिएक्शन N इक्वल टू mg कॉस थीटा। तो हम पहले विभिन्न प्रकार जो बल लग रहे हैं, पहला बल फोर्सेस यानी बल वेट mg ऑफ बॉडी इज वर्टिकली डाउनवर्ड, यानी पिंड का भार वर्टिकली ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, ये mg भार नीचे की ओर काम कर रहा है। परपेंडिकुलर रिएक्शन N ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, आनत तल की अभिलंब प्रतिक्रिया N आनत तल के लंबवत ऊपर की ओर होती है। तो आनत तल के लंबवत ये ऊपर की ओर N रिएक्शन प्रतिक्रिया बल है, और प्रतिक्रिया बल के विरोध में mg cos थीटा mg का कंपोनेंट है, और mg sin थीटा नीचे की ओर इंक्लाइंड प्लेन के समांतर लग रहा है। और क्या लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स Fs एक्टिंग ऑन कॉन्टैक्ट अपवर्ड एंड पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन, यानी संपर्क क्षेत्र में कार्यरत स्थैतिक घर्षण बल Fs आनत तल के समांतर और ऊपर की ओर लग रहा है, जो कि पिंड को लुढ़कने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण यानी टॉर्क प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो ये गोला है या जो भी राउंड बॉडी है, बॉडी और इंक्लाइंड प्लेन के मध्य फ्रिक्शन फोर्स Fs लग रहा है। यही Fs इस बॉडी को यानी रोल करने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण प्रदान करेगा, रोटेशनल मोशन करने के लिए आवश्यक बल आघूर्ण प्रदान करेगा। लेट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी बी ए इन डायरेक्शन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन डाउनवर्ड, देन डिसोसिएटिंग दीज फोर्सेस इन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्लेन। माना आनत तल के अनुदिश पिंड का द्रव्यमान केंद्र A त्वरण से गति कर रहा है, तो आनत तल की दिशा में गति कर रहा है और नीचे की ओर गति कर रहा है। तब आनत तल के समांतर व लंबवत बलों को वियोजित करने पर, तो हम जो mg है उसको आनत तल के समांतर और लंबवत वियोजित कर लेंगे या रिजॉल्व कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, हम दो इक्वेशन प्राप्त कर लेंगे। पहले हम नेट फोर्स यानी नेट बल, क्योंकि जो रोलिंग बॉडी है वो A एक्सेलरेशन से गति कर रहा है नीचे की ओर इंक्लाइंड प्लेन पर,
तो नेट बल, इस पर नेट बल कितना लगेगा, ma बॉडी का मास इंटू एक्सेलरेशन, और ये आता कहाँ से है, mg साइन थीटा इसका सपोर्ट करेगा, तो इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस एफ एस, घर्षण बल इसका विरोध कर रहा है तो माइनस एफ एस हो गया, और n इक्वल टू mg कॉस थीटा, ये रिएक्शन हो गया mg कॉस थीटा। अब यहाँ पर हमें लुढ़कने की शर्त निकालनी है, तो इन दोनों इक्वेशन से हम पहले यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालेंगे। फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए हम टॉर्क का सहारा लेंगे। तो एट टाइम ऑफ रोलिंग ऑफ बॉडी, पिंड के लुढ़कते समय यानी बिना फिसले लुढ़कने पर क्या होगा, टॉर्क कितना लगेगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर जितने भी बल कार्यरत हैं सबके कारण टॉर्क, सारे बल लगभग n सेंटर पर काम कर रहा है, mg भी सेंटर पर काम कर रहा है और mg cos थीटा भी सेंटर पर काम कर रहा है, तो इनके कारण टॉर्क 0 हो जाएगा और केवल fs ही है जो कि सेंटर से बाहर काम कर रहा है और इसके द्वारा ही टॉर्क प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस तरह से टॉ इक्वल टू fs इंटू आर, तो fs जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे त्रिज्या के बराबर की डिस्टेंस पर है, तो fs इंटू आर हो गया। और हम जानते हैं क्या, टॉर्क के फार्मूले से आई अल्फा, टॉर्क क्या होता है आई अल्फा, अल्फा को क्या लिखेंगे ए इक्वल टू आर अल्फा, तो अल्फा क्या हो गया ए अपान आर, तो अल्फा को ए अपान आर लिखेंगे। इस तरह से दोनों टॉर्क इक्वल कर देंगे, एफ एस इंटू आर इक्वल टू आई ए अपान आर, तो एफ एस कितना हो गया, एफ एस इक्वल टू आई ए अपान आर स्क्वायर, हम इस आर को राइट साइड ले जाएंगे, आर स्क्वायर हो गया, तो ये इक्वेशन 3 हो गया। अब क्या करेंगे, एफ एस का मान इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो समीकरण 3 से एफ एस का मान लेंगे और इसको इक्वेशन 1 में रखेंगे। रखने पर पुटिंग एफ एस इन इक्वेशन 1, समीकरण 1 में एफ एस का मान रखने पर mg साइन थीटा माइनस आई ए अपान आर स्क्वायर, यही एफ एस का मान रखा है, इक्वल टू एम ए। तो यहाँ से हम ए का मान निकालना चाहते हैं तो एक्सीलरेशन निकालेंगे, एम ए प्लस आई ए अपान आर स्क्वायर इक्वल टू एम जी साइन थीटा। तो यहाँ से एम ए हमने कॉमन लिया, तो एम ए कॉमन लेंगे, यहाँ 1 बचेगा और इसमें ए बाहर जाएगा और एम से डिवाइड हो जाएगा, तो आई अपान एम आर स्क्वायर इक्वल टू एम जी साइन थीटा, तो एम दोनों तरफ कट जाएगा और ए इक्वल टू जी साइन थीटा अपान 1 प्लस आई अपान एम आर स्क्वायर, तो ये इक्वेशन 4 निकल के आ गया। अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू हम घर्षण बल वाले फार्मूले में रखेंगे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 3 वी गेट फ्रिक्शन फोर्स एफ एस। समीकरण 3 में ए का मान रखने पर घर्षण बल एफ एस इक्वल टू आई ए अपान आर स्क्वायर, तो ए का मान यहाँ रखेंगे आई अपान आर स्क्वायर, ए का मान जी साइन थीटा अपान 1 प्लस आई अपान एम आर स्क्वायर, एफ एस इक्वल टू, अब हम एम यहाँ पर आई अपान आर स्क्वायर को आर स्क्वायर अपान आई लिख देंगे, तो यहाँ पर हमने आर स्क्वायर अपान आई लिख दिया, आई को नीचे ले जाएंगे, तो इसका सेंस ये हुआ, और एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एम जी साइन थीटा एम आर स्क्वायर अपान आई 1 प्लस आई अपान एम आर स्क्वायर, तो इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, एम आर स्क्वायर अपान आई हो गया, एम आर स्क्वायर अपान आई हो गया, 1 से मल्टीप्लाई किया और इससे मल्टीप्लाई करिए तो ये कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो इस तरह से एफ एस इक्वल टू एम जी साइन थीटा 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपान आई, तो ये जो वैल्यू आई ये है फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू यानी घर्षण बल की वैल्यू हमने कैलकुलेट की और यहाँ पर एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया है। तो एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए दिया जा सकता है, तो ये यहाँ तक ही हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे। अगर बॉडी दी जाएगी यानी सॉलिड स्फीयर या सिलेंडर कोई केस दिया जाएगा तो उस केस में उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रखेंगे और हमें ए का मान निकाल लेंगे। और अगर फ्रिक्शन फोर्स पूछता है तो यहाँ तक डेरिवेशन करेंगे, इसके बाद हम बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रखेंगे। अगर बॉडी दी हुई है नहीं दी हुई है तो हम यहीं पर डेरिवेशन करके इसको कंक्लूड कर देंगे। क्या कंक्लूड करेंगे, दिस इज मिनिमम रिक्वायर्ड फ्रिक्शन फोर्स फॉर रोलिंग बॉडी, तो लुढ़कते पिंड के लिए यह न्यूनतम आवश्यक घर्षण बल है, इतना न्यूनतम आवश्यक घर्षण बल लगना चाहिए तभी वो लुढ़केगा। द फ्रिक्शन फोर्स लेसर देन दिस द बॉडी विल स्लिप डाउनवर्ड ऑन इंक्लाइन प्लेन, इससे कम घर्षण बल होने पर पिंड आनत तल पर
नीचे की ओर फिसलेगा। तो ये न्यूनतम घर्षण बल की मात्रा है जो कि बॉडी और प्लेन के बीच में, इंक्लाइंड प्लेन के बीच में लगना चाहिए। इससे कम घर्षण बल अगर लग रहा है तो क्या करेगा, पिंड नीचे की ओर स्लिप करता हुआ आएगा, यानी फिसलते हुए नीचे गिरेगा। जबकि इससे ज़्यादा या इसके बराबर का घर्षण लगेगा तो वो लुढ़कता हुआ नीचे आएगा। ये लुढ़कने या रोलिंग की कंडीशन हो गई। तो एफ एस मिनिमम इक्वल टू एम जी साइन थीटा 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपान आई। तो इतना मिनिमम फ्रिक्शन फोर्स लगना ही चाहिए, तभी वो लुढ़केगा, अदरवाइज इससे नीचे के फोर्स पर वो स्लिप करेगा। नाउ एफ एस इक्वल टू म्यू एन। तो हम क्या जानते हैं, घर्षण गुणांक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एफ एस इक्वल टू म्यू एन, एन रिएक्शन एम जी कॉस थीटा, और फिर एफ एस का मान रख देंगे एम जी साइन थीटा 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपान आई इक्वल टू म्यू एस एम जी कॉस थीटा, एम जी से एम जी कट गया, और म्यू एस निकालना है तो कॉस थीटा को भी हम इस साइड ले जाएंगे, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, टेन थीटा हो गया। तो म्यू एस इक्वल टू टेन थीटा अपान 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपान आई। तो ये न्यूनतम घर्षण बल की वैल्यू हो गई और ये न्यूनतम घर्षण गुणांक हो गया। अगर घर्षण गुणांक पूछा गया है तो यहाँ तक डेरिवेशन करेंगे और कंक्लूड करेंगे, दिस इज मिनिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट रिक्वायर्ड फॉर बॉडी टू रोल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इफ वैल्यू ऑफ म्यू एस इज एक्चुअली लेसर देन दिस रिक्वायर्ड अमाउंट, देन बॉडी विल स्लिप डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। पिंड को आनत तल पर लुढ़कने के लिए यही न्यूनतम आवश्यक स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान है। यदि म्यू एस का मान, ये जो वैल्यू है, इससे कम है तो पिंड आनत तल पर नीचे की ओर फिसलेगा। तो यहाँ पर हमने तीन चीज़ें कैलकुलेट की। पहली एक्सेलरेशन, और फिर एफ एस न्यूनतम घर्षण गुणांक कैलकुलेट किया, कितना लुढ़कने के लिए न्यूनतम घर्षण गुणांक चाहिए। इससे कम घर्षण गुणांक, घर्षण बल या और घर्षण गुणांक लग रहा है तो ये बॉडी जो है वो लुढ़केगी नहीं, नीचे की ओर फिसलना प्रारंभ कर देगी। इसके बराबर या इससे ज़्यादा मात्रा में घर्षण बल या घर्षण गुणांक लग रहा है तो वो नीचे की ओर लुढ़कते हुए आएगी बिना फिसले। फिर हम स्पेशल केसेस करते हैं। फॉर सॉलिड स्फीयर, ठोस गोले के लिए, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू रखनी है 2/5 एम आर स्क्वायर, ये ठोस गोले के लिए होता है। तो ए इक्वल टू जी साइन थीटा 1 प्लस आई अपान एम आर स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो ए के फार्मूले में आई अपान एम आर स्क्वायर होता है, तो इसका ध्यान रखेंगे। आई की वैल्यू 2/5 एम आर स्क्वायर रखेंगे, ठोस गोला यानी सॉलिड स्फीयर, एम आर स्क्वायर कट गया, 2/5 प्लस 1 यानी 7/5, और 5 ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन 5/7 जी साइन थीटा, 5/7 जी साइन थीटा, ये एक्सेलरेशन हो गया। और एफ एस के मान में देखेंगे नीचे वाला परिवर्तन होगा, ये एम आर स्क्वायर अपान आई होगा। तो एम जी साइन थीटा 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपान आई, तो एम जी साइन थीटा 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपान आई की वैल्यू 2/5 एम आर स्क्वायर कट गया, ये 5/2 हो गया। 5/2 में 1 जोड़ेंगे 7/2, और 7 यहाँ पर नीचे रहेगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2/7 एम जी साइन थीटा, ये एफ एस का मान आ गया। और इसी तरह से म्यू एस ठोस गोले के लिए, म्यू एस में भी 2/7 टेन थीटा ही आएगा, टेन थीटा अपान 1 प्लस एम आर स्क्वायर अपान आई, नीचे वाला डिनोमिनेटर वही है, तो आई की वैल्यू 2/5 रखेंगे, एम आर स्क्वायर कट गया, 5/2 प्लस 1, 5/2 प्लस 1 ये 7/2 हो गया, यानी 2 ऊपर भेजेंगे, 2/7 टेन थीटा, ये न्यूनतम घर्षण गुणांक हो गया और ये न्यूनतम घर्षण बल। और यहाँ पर एक्सेलरेशन का फार्मूला आ गया 5/7 जी साइन थीटा। तो ये ठोस गोले के लिए हो गया। कभी कभी एग्जाम में मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन यानी नीचे की ओर लुढ़कने के लिए न्यूनतम घर्षण बल या घर्षण गुणांक इस तरह से नहीं पूछता, वो सीधे सीधे पूछ लेता है, सिद्ध कीजिए ठोस गोला किसी आनत तल पर लुढ़क रहा है तो इसके लुढ़कने के लिए न्यूनतम घर्षण बल 2/7 एम जी साइन थीटा होता है, प्रूव करिए। तो हमें यहाँ तक प्रूव करना होगा, हमें एफ एस की वैल्यू निकाल लेनी है। वहाँ जहाँ एफ एस का फार्मूला डिराइव किया वहीं सीधे सीधे ठोस गोले के लिए लिखेंगे और एफ एस का मान ये 2/7 एम जी साइन थीटा आ जाएगा। और अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा
कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिराइव करके उसी डेरिवेशन में सीधे लिख देंगे आई की वैल्यू 2/5 mr², और ये 2/7 tan थीटा आ गया। यही रिक्वायर्ड डेरिवेशन था। अब इसी को हम देख लेते हैं फॉर सॉलिड सिलेंडर, ठोस बेलन के लिए। यदि लुढ़कने वाला पिंड ठोस बेलन है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 या हाफ mr² होता है। तो इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम रखेंगे, तो ए के फार्मूले में रखा हमने, तो g sin थीटा 1 + i/mr², g sin थीटा 1 + mr²/2 यहाँ पर रखा, और नीचे mr² है, कैंसिल हो गया, 1/2 + 1 3/2, यानी ए की वैल्यू आ गई 2/3 g sin थीटा। इसी तरह से Fs = mg sin थीटा 1 + mr²/i। इसमें i का मान mr²/2 रखेंगे, mr² कट गया और ये 2 ऊपर चला गया, 2 + 1 3, 1/3 mg sin थीटा। और इसी तरह से डिनोमिनेटर म्यू में सेम है तो नीचे 3 ही आएगा, mr²/2 अपान mr² हाफ mr² कट गया, 2 + 1 3, 1/3 tan थीटा। तो सॉलिड सिलेंडर के भी केस में ये पूछा जा सकता है। तो Fs का अगर पूछा जाए सीधे Fs के डेरिवेशन करेंगे और फिर हम I की वैल्यू mr²/2 रखेंगे सॉलिड सिलेंडर के लिए, और 1/3 mg sin थीटा, ये फाइनल आंसर कंक्लूड कर देंगे। नेक्स्ट केस फॉर हॉलो स्फीयर, खोखले गोले के लिए I = 2/3 mr² होता है। ए की वैल्यू निकालेंगे, एक्सेलरेशन g sin थीटा 1 + i/mr², और I की वैल्यू हम क्या रखेंगे 2/3 mr², मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर यानी खोखले गोले के लिए, और g sin थीटा 1 + 2/3 mr² अपान mr² कट गया, 2/3 + 1 5/3, यानी 3/5, 3 ऊपर चला गया, 3/5 g sin थीटा, ये एक्सेलरेशन आ गया। Fs = mg sin थीटा 1 + mr² अपान i, ये फार्मूला है। इसमें i की वैल्यू हम 2/3 रखेंगे, mr² कट गया, 2/3 का उल्टा हो गया, 3/2 हो गया, और 1 गया इसमें जुड़ गया, 5/2 हो गया, और 2 फिर ऊपर चला गया, 2/5 mg sin थीटा। ये न्यूनतम घर्षण बल हो गया, न्यूनतम घर्षण बल यानी मिनिमम फ्रिक्शन फोर्स μs, न्यूनतम घर्षण गुणांक μs = tan थीटा 1 + mr² अपान i, tan थीटा 1 + mr² अपान 2/3 mr²। तो ये 2/3 हो गया, और ये ऊपर जाएगा, 3/2 हो गया, और 1 ऐड होगा, 5/2 हो गया, और फिर 2/5 होगा, 5/2 इसमें से 2 ऊपर जाएगा, 2/5 tan थीटा। ये हमारी फाइनल वैल्यू आ गई मिनिमम घर्षण गुणांक यानी मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर रोलिंग। तो ये इस तरह से रोलिंग ऑफ रोटेटिंग बॉडी ऑन इंक्लाइन प्लेन, ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक फ्लाई व्हील गतिपाल चक्र या गतिपालक चक्र। तो ये गति को मेंटेन रखता है, उसका पालन करता है, तो इसीलिए इसका नाम गतिपालक चक्र फ्लाई व्हील। तो ये फ्लाई व्हील इंजन में यानी जो ऑटोमोबाइल इंजन होते हैं उसमें फ्लाई व्हील लगा रहता है, और ये बहुत अधिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यानी बहुत अधिक जड़त्वाघूर्ण वाले स्ट्रक्चर का बना होता है, यानी बॉडी होती है, और इसको हम क्रैंक के साथ यानी क्रैंक शैफ्ट के साथ फ्लाई व्हील को कनेक्ट किए रहते हैं ताकि हमारा जो शैफ्ट है वो यूनिफॉर्मली चले। इन एन ऑटोमोबाइल इंजन combustion of fuel is not always same in engine due to technical reasons, यानी ऑटोमोबाइल इंजन में तकनीकी कारणों से ईंधन का दहन सदैव एक समान नहीं होता। तो ऑटोमोबाइल इंजन में हमेशा ईंधन का दहन एक समान नहीं होता। कुछ स्टेप्स में इंजन से एनर्जी मिलती है शैफ्ट में, और शैफ्ट रोटेट करता है, और फिर कुछ समय तक इंजन से शैफ्ट को एनर्जी नहीं मिलती और शैफ्ट फिर इससे धीमा हो जाता है। तो इस समस्या से बचने के लिए हेंस एनर्जी डिलीवर्ड बाय पिस्टन कीप्स फ्लक्चुएटिंग ड्यू टू व्हिच टॉर्क ऑफ रोटेटिंग शैफ्ट ऑफ इंजन कीप्स फ्लक्चुएटिंग एज वेल, हेंस रोटेशन ऑफ शैफ्ट इज नॉट यूनिफॉर्म। तो ऑटोमोबाइल इंजन में तकनीकी कारणों से ईंधन का दहन सदैव एक समान नहीं रहता, तो ईंधन का खर्च जो है वो एक समान नहीं होता है। तो पिस्टन द्वारा दी गई ऊर्जा
भी घटती बढ़ती रहती है। तो यहाँ ये इंजन है और इंजन में जब भी फ्यूल जलता है तो पिस्टन आगे पीछे गति करता है। तो इससे पिस्टन की गति एक समान नहीं होती क्योंकि ईंधन का दहन एक समान नहीं है। तो पिस्टन द्वारा दी गई ऊर्जा, पिस्टन द्वारा दी गई क्रैंक शाफ्ट को जो ऊर्जा दी जाती है वो एक समान नहीं रहती है, जिससे इंजन का शाफ्ट को घुमाने वाला बल आघूर्ण घटता बढ़ता रहता है। तो इस तरह से शाफ्ट का घूर्णन एक समान नहीं रहता है। तो शाफ्ट को घुमाने वाला पिस्टन ही यूनिफॉर्म मोशन नहीं कर रहा है, एक समान गति। तो इससे जो कनेक्टेड हमारा शाफ्ट है जिससे हमें कार्य प्राप्त करना है इंजन में, वो क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट रहता है। तो ये एक समान गति से रोटेट नहीं करता। तो एक समान गति से रोटेट करने के लिए क्या करेंगे? टू कीप इट यूनिफॉर्म ए हैवी एंड बिग व्हील इज फिक्स्ड ऑन शाफ्ट। टू कीप यूनिफॉर्म दिस रोटेशनल मोशन, ए हैवी एंड big wheel is fixed on shaft which is known as flywheel. This is heavy and big wheel known as flywheel. Flywheel also rotate when shaft rotate. Flywheel rotate when this shaft rotates due to piston. Now, despite of fluctuating torque, flywheel keeps rotating with almost a uniform speed because of its extreme moment of inertia. Because of its larger moment of inertia of flywheel, the flywheel keeps rotating almost uniform speed of shaft. As a result, it keeps shaft rotating with uniform speed or uniform angular speed, due to which engine delivers output in uniform speed. तो इसे एक समान रखने के लिए शाफ्ट पर एक भारी और बड़ा पहिया जो कि बहुत अधिक जड़त्वाघूर्ण वाला होता है लगा देते हैं। तो जो शाफ्ट की गति एक समान नहीं हो रही है इंजन की तकनीकी कारणों से, तो फ्लाई व्हील एक बड़ा पहिया जिसका जड़त्वाघूर्ण अधिक होता है, इस पहिए को लगा देते हैं जिसे गतिपालक चक्र कहते हैं या फ्लाई व्हील कहते हैं। इस पहिए को जिसका जड़त्वाघूर्ण बहुत ज़्यादा होता है, शाफ्ट को घुमाने पर गतिपालक चक्र यानी फ्लाई व्हील भी घूमता है। तो शाफ्ट के साथ ये भी घूमता है। शाफ्ट को घुमाने वाला बल आघूर्ण के घटने या बढ़ने पर भी गतिपालक चक्र अपने बहुत अधिक जड़त्व आघूर्ण के कारण लगभग एक समान कोणीय वेग से घूमता रहता है, जिससे शाफ्ट को एक समान गति से ये फ्लाई व्हील या गतिपालक चक्र घुमाता रहता है, जिसके कारण इंजन द्वारा लगभग एक समान गति के रूप में कार्य प्राप्त होता है। तो ये जो फ्लाई व्हील है ये इसका मेन काम है जो शाफ्ट की गति है उसको एक समान करना। शाफ्ट तकनीकी कारणों से जब भी इंजन में ईंधन दहन होता है, ईंधन का दहन होता है, तो इस कारण से असमान होता है ईंधन का दहन, तो पिस्टन भी असमान रूप से गति करता है। तो ये जो क्रैंक शाफ्ट लगा हुआ है ये भी असमान रूप से गति करता है। तो इसका वेग बढ़ता घटता रहता है। अगर फ्लाई व्हील लगा देते हैं तो फ्लाई व्हील बहुत अधिक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाला होता है। तो जैसे जैसे शाफ्ट रोटेट करता है ये फ्लाई व्हील रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी स्टोर किए रहता है घूमने के कारण। और जब शाफ्ट धीमा होने लगता है तो ये उसको जो स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी है उससे लेकर इस शाफ्ट को जो रुक इसकी गति धीमी हो रही है इसको धीमे होने से बचाता है। तो इस कारण से ये हमेशा शाफ्ट को एक ही स्पीड से रोटेट कराने का प्रयास करता है। ये फ्लाई व्हील जो शाफ्ट की गति फ्लाई व्हील के बिना धीमे तेज होती है उसको ये शाफ्ट में लगकर फ्लाई व्हील शाफ्ट को एक समान कोणीय वेग से या एक समान चाल से घुमाता है, जिससे हमें कार्य प्राप्त होता है इंजन द्वारा। It is because of this reason big flywheels are fixed on rotating machines in every factory
फ्लाई व्हील इज वाइडली यूज्ड इन मोटरसाइकिल, मोटर कार्स एंड टॉय कार्स एक्सेट्रा एंड ऑटोमोबाइल इंजन्स। इसी कारण प्रत्येक फैक्ट्री में घूमने वाली मशीनों में बड़े बड़े गतिपालक चक्र लगाए जाते हैं, बड़े बड़े फ्लाई व्हील लगाए जाते हैं तथा इन फ्लाई व्हील्स का उपयोग मोटरसाइकिल, मोटर कार व खिलौना गाड़ियों में गतिपालक चक्र के रूप में बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। तो गतिपालक चक्र ये गति को एक समान यानी यूनिफॉर्म करने में काम आता है। जब तक इंजन एनर्जी सप्लाई करता है शाफ्ट को घुमाने के लिए, तब तक ये काइनेटिक एनर्जी स्टोर करता है, और जैसे ही शाफ्ट की गति धीमी होनी शुरू होती है तो ये एनर्जी सप्लाई करके यानी ये अपनी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से क्या करता है, शाफ्ट को घुमाता है और शाफ्ट की गति लगभग एक समान बनी रहती है। तो ये हमेशा शाफ्ट की गति को एक समान बनाए रखने के लिए ऑटोमोबाइल इंजन में प्रयोग किया जाता है।